सीजेआई महोदय, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, अगर बंद हैं तो खोल ली जाएं और खुली है तो ध्यान देने से ना चूका जाए। जय भीम, जय भारत। आज का यह मेरा लाइव सीजेआई महोदय यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी के लिए है। और मुझे मेरे देश की जनता, मेरे बहुजन समाज के लोग, मेरे आसपास के साथी, भारत देश के सभी वर्ग के लोग, सभी जाति समुदाय के लोग, सभी धर्म संप्रदाय के लोग, सभी ऊंच नीच का भेदभाव ना मानते हुए गरीब अमीर छोटे बड़े तबके के लोग, मेरे किसान कमेरे भाई, मेरे मध्यम वर्गीय लोग आज मेरी इस बात को माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा ये आपके ऊपर भरोसा ही नहीं, संपूर्ण अटूट विश्वास है कि आपने हमेशा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना भी है, समझा भी है। मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, साथी हूं, अनुभवी भी हूं। मैंने ना जाने कितनी गलतियों से सीखा है और मैं कोई किसी भी तरह से ऐसे नहीं कि भाई हवा में कोई बात कह दी और काम चल गया। नहीं, एक रिसर्च के तरीके से बात कही जाती है, क्योंकि मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत शिद्दत से पढ़ाई करके कई डिग्रियां हासिल की हैं, सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, डिप्लोमाज किए हैं और भी बहुत सी पढ़ाइयां की हैं। और आज मैं ये अपना संपूर्ण जीवन जो देश समाज के लिए समर्पित कर चुका हूं, जो देश की सरकारें मुझे हमेशा घेरने की कोशिश करती रहती हैं, मैं उन सब से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे आता रहा हूं। हर एक प्रमुख मुद्दे पर प्रमुखता से प्रखर आवाज बनकर आपका साथ निभाता रहा हूं। तो मुझे भी मेरी बात को कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी जितने भी घटनाएं होती हैं या प्रकरण होते हैं उनमें दखल देने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भारत देश पूरा है और जिम्मेदारी भी ज्यादा है, मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूं कि आंखें अगर बंद हैं तो खोल ली जाएं और खुली है तो ध्यान देने से ना चूका जाए। आरक्षण व्यवस्था पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 को अनदेखा किया गया और हम भाइयों को आपस में लड़ाने का जो प्रयास आरएसएस की, बीजेपी की साजिश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मोहर लगाने का कार्य किया गया, वह बहुत ही दुखदायक है। हमने पीछे 21 अगस्त को संपूर्ण शांति के साथ संपूर्ण भारत बंद किया है और अब हम राजधानी दिल्ली में भी शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। सरकारें मानने को तैयार नहीं हैं। मैं भूला नहीं हूं उन दौर को जब देश में इस तरह की घटनाएं होती रही और माननीय सर्वोच्च न्यायालय मौन रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मौन रहे, चुप रहे, जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं को जज मान बैठे हैं। वो भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार अदालत में मुकदमा चलता है और मुकदमा चलकर जो निर्दोष होता है उसको छोड़ दिया जाता है और जो दोषी होता है उसको सजा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन माननीय न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और न जाने कितने ही घरों को जाति और धर्म के नाम पर उजाड़ा जा चुका है। राजस्थान की जयपुर पुलिस
एक बहुत ही अच्छा कार्य करती है हाल फिलहाल में कि एक अपहरण होता है लड़का, जयपुर से शिमला में जाकर उसे छिपा दिया जाता है। जयपुर की पुलिस वहां पहुंचती है और कहती है बेटा खड़े हो जाओ, हम जयपुर पुलिस, कोई बात नहीं, घबराओ मत, उठ के आओ, हम आपके लिए आए। बड़ा अच्छा लगता है और बुरा तब लगता है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस राह चलते लोगों के कपड़ों में हथियार छिपा देते हैं, गाड़ियों में अवैध हथियार डाल देते हैं और फिर कैमरे के सामने उनको पकड़कर अपनी पीठ थपथपाई करते हैं। दुख वहां होता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या सब कुछ मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय खामोश क्यों रहता है? ईडी अपनी पूरी कार्रवाई करती है और ईडी सीबीआई किसी भी जनसेवक को फंसा देती है, किसी भी चीफ मिनिस्टर को उठाकर जेल में डाल देती है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को उठाकर जेल में डाला गया, तमाम मंत्रियों को, नेताओं को उठाकर जेल में डाल देते हैं। प्रक्रिया चलती रहती है। देश के न्यायालयों में भी यही होता है। मामला निर्दोष लास्ट में आखिर में साबित होता है, लेकिन शुरू में जो उसको सजा मिलती है, तारीख दर तारीख मिलती है, जेल मिलती है, जमानत मिलती है, आर्थिक हानि होती है, शारीरिक पारिवारिक हानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन? क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब जवाब देंगे? आप मौजूदा है, आपसे सवाल यूं किए जा रहे हैं क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है। सवाल भी उसी से किए जाते हैं जिनसे उम्मीद होती है, लेकिन आपने आरक्षण पर एक तरफा फैसला देकर हम भाई भाइयों को लड़ाने में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम अनुसूचित जाति जनजाति एक सूत्र में पिरोए हुए थे, आपने उन धागों को खोल कर रख दिया है। आपने जगह जगह हमें बांट दिया है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं क्या कहूं, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सभी को उम्मीद होती है और आज क्या हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में कनपटी पर लगाकर किस तरह से अतीक अहमद जैसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है। क्या माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं रह गया है? आप जवाब देंगे क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों खामोश रहता है? दर बतर रोज रोजाना हर मिनट छोटी छोटी बात पर उत्तर प्रदेश की सरकार एनकाउंटर कराती रहती है। क्यों? क्या खुद जज बन बैठे हैं? क्या माननीय न्यायालय को समाप्त कर देना चाहिए? लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। न्यायपालिका तो बाद में आता है, पहले इस देश की विधायिका, कार्यपालिका यानी कि हमारे देश की संसद, राष्ट्रपति महोदय, फिर न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च मानी जाती है। क्या अब हम तीनों में से न्यायपालिका को हटा देना चाहिए? क्या कोई औचित्य नहीं रह गया है? जवाब देंगे आप? आपकी जिम्मेदारी बनती है, देश आपकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है, लेकिन आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार का तांडव चल रहा है। आज हेमंत सोरेन के एक मामले में सुनवाई होती है, उसमें कहा जाता है जो ईडी की धारा 45A है वो बिल्कुल ही शायद गलत है, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है ये जरूरी नहीं है कि जमानत देना अधिकार है, लेकिन जेल अपवाद है। और इतना महीनों महीनों, सालों सालों, वर्षों वर्षों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उसका क्या? आप देर आते हैं, दुरुस्त आते हैं। इतने दिन से कहां थे? जिन लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ, राजनीतिक नुकसान हुआ, पारिवारिक नुकसान हुआ, शारीरिक नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई आप कर पाएंगे? आप इन जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं इनकी तरफ आप शुरू में ध्यान क्यों नहीं देते? मैं बात जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह में दही जम गई है। कल्पना चावला हमारी बहन, हमारी बेटी, हरियाणा के करनाल की रहने वाली, उसके साथ हादसा ही नहीं एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। कल्पना चावला वापस लौटते वक्त, अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त जिस हादसे का शिकार हुई, वो हादसा जानबूझकर क्रिएट किया गया था। वो हादसा नहीं था, सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वो भारत की बेटी थी।